इसका ये 6 पॉइंट होगा, ABCDEFF। ये है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक्सेट्रा। इसका 6 फ्रीडम्स का ये लास्ट छठा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, ट्रेड भी कहीं कहीं दिया, ट्रेड एक्सेट्रा। हाँ अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ राइट या फ्रीडम टू एक्सेप्ट एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड, यानी हर आदमी को ये अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वह किसी भी पेशा को, किसी भी व्यवसाय को, समझे, वो स्वीकार करे। तो यहाँ से भी इनडायरेक्ट क्या करता है कि आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको ये काम करना ही है, समझे। और ये आदमी को रिज़ाइन करने का एक तरह का फ्रीडम देता है इनडायरेक्ट, कि आप किसी जॉब को अगर इंटरेस्टेड हैं तो कीजिए, अगर नहीं आपको मन लगता है तो उस जॉब को रिज़ाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई आदमी फोर्स आपको नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक होता है फोर्स करना, दूसरा होता है मोटिवेट करना। तो मोटिवेट जब कर दिया तो आप में विलिंगनेस आ जाता है कि वो काम हम करें या नहीं करें, ठीक है, वो मोटिवेट होता है। एक होता है फोर्स, ज़बरदस्ती, यानी अंडर प्रेशर, ये काम करना है या नहीं करना है। तो यहाँ फोर्स नहीं कर सकती, समझे। उसका अपना स्वतंत्रता होगा कि वह किसी काम को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर नहीं करता है तो वहाँ से रिज़ाइन करके हट जाएगा। दूसरा चीज़ कि अगर मानिए कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कहीं दूसरे जगह, तो ये फ्रीडम आपको है, तो क्या कीजिएगा, उस जॉब को छोड़ करके और वहाँ के जॉब को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये फ्रीडम देता है संरक्षा की स्थिति में संरक्षा। देखिए, ये आर्टिकल 20 है, वो कह रहा है कि दो सिद्धि की स्थिति में संरक्षा नहीं। तो आप जानिए कि वर्कर भी गलती करते हैं। गलती क्या है, एक तरह का दोष है, समझे। आपको रूल्स रेगुलेशंस या बायलॉज या नॉर्म्स, ये सब फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो दो तरह के रूल होते हैं, एक कस्टमरी होता है, समझे, कस्टम से वो रूल फॉलो किया जाता है, और एक होता है जो रिटेन होता है, समझे। रिटेन जो होता है रूल, वो दो तरह का होता है, एक इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट, समझे, और दूसरा फॉर्मुलेटेड बाय एम्प्लॉयर, समझे। एक एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म किया जाता है, जैसे प्रमोशन का नियम, या प्रमोशन मेरिट बेसिस पर दीजिएगा कि सीनियरिटी बेसिस पर दीजिएगा, ये नियम कौन बनाता है, गवर्नमेंट या कि एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बनाता है और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, सर्टिफाई कर देती है, उसको प्रमाणित कर देती है, बस। उसके लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर होते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में इसका प्रावधान है, समझे, कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सर्टिफाइंग ऑफिसर टू सर्टिफाई द स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, समझे। अच्छा, ये वो सब नहीं जानना है। ये जानिए कि रूल दो तरह का हुआ, एक को कहते हैं रिटेन और एक कस्टमरी। यानी जो कस्टम चलता है, जैसे गुरु को प्रणाम करना है, ये क्या है, कस्टम से फॉलो अप किया जाता है, समझे। इसके लिए कोई एजुकेशन विभाग में कानूनी प्रावधान नहीं है, और किसी भी स्कूल में भी रिटर्न प्रावधान नहीं है कि गुरु को प्रणाम कीजिएगा। तो पहले हम लोग कहते थे कि अब गुरु का प्रणाम का लेवल बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, तो आज से बहुत पहले देखिएगा कि आदमी बूढ़ा भी हो गया और उसके बूढ़ा गुरु जब मिलते थे तभी वो पैर छू कर प्रणाम करता था। थोड़ा सा ऊपर उठा, अब ठेंगुना छू कर प्रणाम किया, और थोड़ा ऊपर उठा तो ऐसा ही हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, और थोड़ा ऊपर हुआ, प्रणाम सर,
वो हाथों नहीं जोड़ लिया, समझे। तो गुरु का प्रणाम का लेवल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर हुआ है ना, हटाइए। तो ये जो सिचुएशन है, समझे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये जान लिए कि रूल दो तरह का होता है, एक स्टैट्यूटरी, एक कस्टमरी। नॉन स्टैट्यूटरी नहीं कहिए, कस्टमरी कहिए। तो कस्टमरी कहीं रिटर्न नहीं होता है, वो आपको फॉलो अप करना होता है, टू रिगार्ड द पे ऑफ सीनियर, ये सब होता है। और एक रूल होता है जो जिस पर कानूनी रहता है, रिटर्न रहता है, वो दो तरह का होगा, एक गवर्नमेंट बनाती है, दूसरा एम्प्लॉयर बनाता है, समझे। अब कुछ नहीं, आप इसको क्या किए कि डिसोबे किए, कंट्रावीन किए, कंट्रावीन में उल्लंघन किए। तो जब भी किसी रूल का उल्लंघन करते हैं तो आप पर एक्शन होता है। तो जब एम्प्लॉय पर कोई एक्शन होता है, समझे, इफ़ एनी एम्प्लॉय कंट्रावीन्स एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, समझे, तो उसको उस पर भी एक्शन होता है। उसको कहा जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन। उसको क्या कहा जाता है? डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही। डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, समझे। अब ये अनुशासनात्मक कार्यवाही जब होगी तो दो साइड से आपका कन्विक्शन की बात होती है। एक, आप अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं, अपने बचाव पक्ष में क्या रख रहे हैं, और दूसरा जो अपोनेंट पार्टी है, यानी वो पार्टी होगा एम्प्लॉयर, यानी मैनेजमेंट साइड, वो आप पर चार्ज क्या लाता है, समझे। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी आदमी पर कोई चार्ज लगा और उसको सीधे डिसमिस कर दिया जाए, उसको नौकरी से हटा दिया जाए। ऐसा पॉसिबल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि थोड़ा सा भी चार्ज हो, गलत हो या सही हो, उसको टर्मिनेट तुरंत कहा नहीं, हम नहीं रखेंगे। लेकिन जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा तो इस तरह से नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। उस पर पहले क्या होता है कि चार्ज इम्पोज किया जाता है और उसको समय दिया जाता है कि वो अपने बचाव में उसका रिप्लाई करे, सो कॉज, समझे। तो सो कॉज हम इशू करते हैं, उसका रिप्लाई करता है। अगर उस रिप्लाई से हम सेटिस्फाई हो गए, मैटर वहीं ख़त्म। अगर नहीं हुए, उस सो कॉज का जो जवाब दिया उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, समझे, हुआ कि नहीं नहीं ये तो ब्लंडर कर दिया है, ये तो ऑफेंस किया है, समझे, इसको पनिश करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोसेस क्या होगा कि अब मटेरियल उसके अगेंस्ट में जमा होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को रखा जाता है बीच में, वह दोनों के बात को सुनते हैं, दोनों को कागजात सबूत सारा देखते हैं, और तब वो डिसाइड करते हैं कि इट इज़ ए पनिशेबल और नॉट पनिशेबल, नहीं समझे। वो उसी को कहते हैं कन्विक्शन, कि यह क्या दंडनीय है कि दंडनीय नहीं है, समझे। तो अगर हो गया कि नहीं ये तो भाई दंडनीय है, तो दंडनीय है, तो अब देखा जाएगा इंटेंशन और इम्पैक्ट, इंटेंशन एंड इम्पैक्ट। कि गलती करने के नियत क्या है और ये गलती का दुष्प्रभाव कितना है। अच्छा प्रभाव तो गलती होता नहीं है, जब भी वो दुष्प्रभाव होगा तो ये दुष्प्रभाव कितना है। जैसे मानिए कि कोई आदमी खड़ा है, उसको चारों तरफ से 10 आदमी मारने के लिए घेर लिए, और वो क्या किया कि एक को मारते हुए भाग गया, और दूसरा है कि कोई आदमी गया और किसी को मार दिया, तो दोनों तो मर्डर है, 302 हैं। लेकिन एक जो है उसका इंटेंशन ही है जाकर मारना, और दूसरा का इंटेंशन है सेल्फ डिफेंस, अपने ज़िंदगी को बचाना। तो इम्पैक्ट तो दोनों का मर्डर हो गया, लेकिन दोनों के इंटेंशन में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए पनिशमेंट में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, समझे। तो वहाँ इंटेंशन देखा जाता है कि यह गलती किया है, उसके पीछे विलफुल है, विलिंगनेस है कि नहीं है। अगर विलफुल जानबूझ के गलती किया है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ा सी ज़्यादा होती है, और अनजान में गलती हो गया उसकी पनिशमेंट कम होती है, समझे। तो यहाँ इसी आधार पर उसका दोष सिद्धि किया जाता है, समझे। और दोष सिद्धि के आधार पर उसको दो तरह का
एक माइनर और दूसरा मेजर की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। माइनर में शुरू होता है कि सेंसर या वार्निंग जिसको कहते हैं, वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए। थोड़ा और होगा तो वो इंक्रीमेंट हेल्डअप करेगा, थोड़ा और होगा वो प्रमोशन हेल्डअप कर देगा या डिले कर देगा, समझे। तो इस तरह से होगा। और जब मेजर होगा और मेजर में असहनीय होगा तो उसको आराम से डिसमिस या डिस्चार्ज का तोहफा दे दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाता है। अब वो आदमी को भी तो आप समय दीजिएगा कि वो अपने बचाव में भी बात कह सके, समझे। तो यहाँ कहता है कि वन साइडेड आप नहीं एक्शन लीजिएगा। कोई भी कन्विक्शन है वन साइडेड नहीं होना चाहिए। उसको ये अधिकार होगा कि वह अपने बात को भी, अपने पक्ष को भी रख सके। तो यहाँ देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्कर को फ्रीडम होता है कि जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं या कभी भी उस पर चार्ज कोई आया, उस चार्ज के अगेंस्ट में अपने बात को कह सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका भी देता है। इस पर भी अपने देश में क्या बना है, कानून बना है, उस पर भी नियमावली है। ये आपको भी अधिकार है, आप डायरेक्ट उस पर रख सकते हैं, रखिए, कोई बात नहीं है। उससे भी नहीं होता है, कमज़ोर तो लग रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना, आपका अगर ट्रेड यूनियन है उसके नेता के साथ चले जाइए, समझे। आपका ट्रेड यूनियन नहीं है, आप अपने से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उस मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो चलिए कोई वकील साहब को लेके चले जाइए, समझे। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ या विद द हेल्प ऑफ या विथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियंस और विथ एनी लीगल एडवाइज़र, समझे, या लॉयर, आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये हमको क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, समझे, कि एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, आपको भी समय देगा कि आपने। चलिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये जोड़ दिया, बाद में जोड़ा गया है, समझे। हाँ, तो जोड़ा गया है। और इसके जोड़ने के कारण जो है, फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन एक्ट 2009 पारित किया गया। और उसका कारण हुआ कि हमको फिर से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके और 14 बरस से कम आयु के बच्चा के एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो ये जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है वो कितने साल के लिए है, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, इसी को न दिया गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चा को दिया गया है, समझे। इसके कारण जो है, जो भी चाइल्ड लेबर हैं वो प्रोटेक्ट हो गए, अब वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, समझे। सर्टेन आपको जैसे एक्टर, डांसर, सिंगर, स्पोर्ट्समैन, फैमिली इंटरप्राइजेस नहीं, इसमें दिया गया छूट, लेकिन वो भी स्कूल समय के अवधि के बाद। तो पहला ये काम हुआ। दूसरा कि ये जो वर्कर के बच्चे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो लो ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं उनके बच्चे ही वो बचपने से उस एम्प्लॉयमेंट को करना शुरू कर देता है, समझे। तो वहाँ भी उनके बच्चे भी प्रोटेक्ट हो गए कि उनके बच्चों को भी ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो काम नहीं करेगा। भले बाप जो है लो ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन वो बच्चा अभी नहीं करेगा, अभी पहले पढ़ेगा और 14 साल तक उसको पढ़ना है। अगर अपना पिताजी का बिजनेस है तो थोड़ा मोड़ा पार्ट टाइम करेगा, लेकिन वो भी स्कूल अवधि के बाद। और नहीं तो चाय का दुकानदार था छोटा सा, वो बेटा को कप धोने के लिए रख देता था। अब वो रखे कोई बात नहीं है, लेकिन विद्यालय की अवधि के बाद रख सकता है, समझे। तो इस तरह का प्रोटेक्शन मिला, सर्टेन हमारे वर्कर को मिला, और चाइल्ड लेबर को भी प्रोटेक्शन मिला कि अगर आप स्पोर्ट्समैन, डांसर, सिंगर इस सब के रूप में काम कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। अगर इस सब में काम करते हैं तभी भी स्कूल अवधि के बाद कीजिएगा, समझे। तो बहुत आप डांस दीवाने वगैरह देखे होइएगा,
या जो एक्टर वगैरह होते हैं तो उसको भी वो फैसिलिटी देता है, पढ़ाई का फैसिलिटी उसको देना है, समझे। और तब उसको उस अब आइए आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध संरक्षा, शोषण के विरुद्ध संरक्षा नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ देखना है कि एक्सप्लॉयटेशन कितने कितने तरह के हो सकते हैं वर्कर का। ये भी एक आर्टिकल भी वर्कर को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, समझे, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कितने तरह के हो सकते हैं। पहला तो वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। नहीं तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन में क्या हो सकता है, फोर्स्ड हो सकता है, मैंने सेक्स के लिए नहीं, उसका सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। नहीं, वर्कर जहाँ काम करता है तो आजकल देखिएगा कि जब मॉडर्न कॉरपोरेट वर्ल्ड जब जैसे जैसे ग्रो किया, इसकी तीव्रता बढ़ी, समझे। मॉडर्न कॉरपोरेट वर्ल्ड जैसे ग्रो किया, इसकी तीव्रता जो है वो बढ़ी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, रिजिड हुआ, कानून प्रावधान टाइट इतना ला दिया कि तुरंत हैंगे फांसी उनको लगा देगा, समझे, उनको कड़ा पनिशमेंट की बात हो गई। नहीं तो बॉस द्वारा सबॉर्डिनेट का फिजिकल माने सेक्सुअल हरासमेंट की प्रक्रिया काफ़ी बढ़ गई, समझे, काफ़ी बढ़ गई। अब बिहार में कितना देखिएगा, डीएसपी एसपी पर आरोप, एसडीएम डीएम पर आरोप, नहीं उसके बाद सबॉर्डिनेट जो है अपने बॉस पर आरोप। तो ये तो गवर्नमेंट में हो सकता है कि पॉलिटिक्स के कारण भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है ये और इससे ज़्यादा तीव्रता हो गया। और उसमें क्या था, मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन, इसका भी, या वेस्टर्नलाइजेशन, ये तीनों नाइजेशन जो थे ना, उसके फ्रीक्वेंसी को काफ़ी बढ़ा दिए थे। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, समझे, ये तीव्रता को बढ़ा, नो डाउट। तो यहाँ भी तो हो सकता है कि जो फीमेल है उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, समझे। तो इसी पर आया था इमोरल ट्रैफिक एक्ट आया था, ताकि फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, तो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या नॉन वर्किंग वुमेन हो या गर्ल्स हो, समझे, सब का। बाद में ट्रेंड चेंज कर गया, केवल सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल का ही नहीं, मेल छोटा बच्चा का भी किया जाने लगा, समझे। तो वो पहले क्या था, इमोरल ट्रैफिक ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स था, अब उसको कर दिया इमोरल ट्रैफिक, उसमें बच्चा भी आ गया, मेल भी आ गया, समझे। तो एक किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या किया, वो कहा इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, महिला को जनरली कम देता था, पुरुष को ज़्यादा देता था, उसको भी यहाँ कंट्रोल किया गया। तो ये सर्टेन जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया, ताकि फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। और इसके तहत हमारा वर्कर भी वो प्रोटेक्ट हुआ फिजिकली एंड इकोनॉमिकली, समझे। और यही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, वर्कर को फोर्स्ड कर दिया बॉन्डेड लेबर बनने के लिए या स्लेव बनने के लिए। दास और बंधुआ श्रम प्रथा के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था, दैट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, समझे, आर्थिक शोषण था। तो फिजिकल 24 ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अब यहाँ बालक किसको कहा गया, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, बालक कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु का हो। अब कहाँ प्रोहिबिशन किया गया, कहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया, तो इसमें 3 नाम दिया गया। पहला दिया गया फैक्ट्रीज, दूसरा दिया गया माइंस,
और तीसरा दिया गया हजार्डस प्रोसेसेज, खतरनाक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए नियम बनाने वाला भी बड़ा चालाक है। वो क्या किया, फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस प्रोसेसेज, बगल में डाल दिया ईटीसी। ईटीसी माने जितना मन करे जोड़ लीजिए। है समझे? अगर ये ईटीसी नहीं रहता तो ये आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो जाता, कंट्राडिक्टरी हो जाता। नहीं समझे? ईटीसी दे के कंट्राडिक्टरी बात को ख़त्म कर दिया। ईटीसी है नहीं है ना, आप कह दीजिए कि एनी इम्प्लॉयमेंट को जोड़ दीजिए। ईटीसी है तो एनी इम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं ना, समझे? तो ये फर्स्ट इनिशियल फेज में ये 24 बहुत दिन से है, शुरू से है। तो ये बच्चा को 14 बरस से कम आयु के बालक के एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्रीज में प्रोहिबिट कर दिया, कहा कि नो एनी चाइल्ड शैल एम्प्लॉय इन फैक्ट्रीज। माइंस में भी प्रोहिबिट कर दिया, समझे? और साथ में हजार्डस प्रोसेसेज में। तो जब फैक्ट्रीज एक्ट बना शुरू से ख़त्म, माइंस एक्ट बना शुरू से कह दिया गया कि 14 बरस से कम नहीं रहेगा। हजार्डस प्रोसेसेज में एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए वहीं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आ गया, समझे? जैसे आर्टिकल 21A जुट गया तो फिर से उसको अमेंड करके चाइल्ड के एम्प्लॉयमेंट को टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, समझे? तो ये तीनों को रिस्ट्रिक्ट किया था, फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डस प्रोसेस। आज के डेट में इस आर्टिकल का कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 21A जब आ गया तो ये जो है लिस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन जब तक आर्टिकल 21A नहीं आया था तब तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता था, समझे? तो आज के डेट में क्या हो गया, लिस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, समझे? पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि तो पहले हम लोग देखें प्रियम्बल में प्रोविज़न, दूसरा हम लोग देखें फंडामेंटल राइट्स में। अब तीसरा पार्ट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे वर्कर से रिलेटेड है, समझे? कभी कभी कानून का नाम वो पूछ देगा, तो जहाँ रेफरेंस दिए हैं वहाँ कानून का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे इसके पहले आप डाल सकते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, नहीं। उसके पहले आप बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट डाल सकते हैं, नहीं। या इमोरल ट्रैफिक एक्ट का नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप नाम भी अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे वर्कर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें पहला प्रावधान है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 तो क्या कहता है, वेलफेयर ऑफ पीपुल। नहीं, लोगों का कल्याण। आर्टिकल 39 कहता है लोगों का कल्याण। तो कल्याण हम लोग देखे थे कि समस्या का समाधान, ये किसको डायरेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट देता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। अब पहला कहता है वेलफेयर ऑफ पीपुल। अब यहाँ देखिएगा कि मानिए कि ये एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है। इस स्पेसिफिक एरिया में ये इधर और काट देते हैं, ये वर्किंग क्लास है, ये अदर हैं, अन्य लोग हैं, नहीं। तो सोशल वेलफेयर शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण का कार्य शुरू किया जा रहा है।
सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो ये अदर को देखेगी कि वर्किंग क्लास को देखेगी कि टोटल एरिया के लोग को देखेगी? टोटल एरिया के लोग को देखेगी। तो टोटल एरिया के लोग को देखेगी तो वर्कर का भी तो जो समस्या है उसका भी तो समाधान हो जाएगा, नहीं समझे? तो ये जब भी गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करेगी तो ये टोटल एरिया का वेलफेयर की बात करेगी, समझे? केवल लेबर की बात नहीं करेगी। एक सिंपल देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिएगा किस लेबर पर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, तब ये बात समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे एक खेती में काम करता है, कृषि में एम्प्लॉयड है, समझे? वह खेती करता है, दूसरे के खेत में अपना काम करता है। दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं हम लोग, वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है, गरीब है, तो उसको इंदिरा आवास गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती है? तो उसको अपने कमाई में बचा करके आवास बनाने की जरूरत नहीं होता, इंदिरा आवास का लाभ ले लेता है। रैन बसेरा ना, तो ये वहाँ लाभ ले लेता है। दूसरी और भी योजना हैं जिसका वो लाभ ले लेता है। बूढ़ा हो जाता है, अब कृषि में काम करने लायक नहीं है, कमज़ोर हो गया, वृद्ध हो गया, वृद्धावस्था पेंशन ले लेता है। तो जो भी सरकार की कल्याण, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, ये श्रमिक भी उसका लाभ लेते हैं, समझे? वो भी लेते हैं। तो हम अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अगर लेबर पर ध्यान देंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आप वैसे लेबर पर ध्यान दीजिए दोज हु आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एग्रीकल्चर में, इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयड हैं, वहाँ देखिए कि बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेते हैं, समझे? और यही था कि कोरोना काल में फ्री में सरकार जो है उसको जिंदा रखने के लिए कितना पैसा दी और अनाज मुफ्त में दी, ठीक है? तो इसका भी, इसके तहत भी हमारे लेबर प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, सर्टेन इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, कुछ मुख्य प्रावधान, ये आर्टिकल 39 में है, समझे? इसमें एक मुख्य प्रावधान है, वो है राइट टू वर्क का, राइट टू वर्क का है। एक मुख्य प्रावधान है एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ का। एक इसी तरह है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क का। देखिए, राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार, हम अधिकार दे दिया कि आप कार्य कीजिए, अब मन नहीं करे तो कार्य नहीं कीजिए। जैसे आज मन किया तो काम करेंगे, आज मन नहीं किया तो कार्य नहीं करेंगे। आप पूरा संस्था के वर्कर का मन नहीं किया आज कार्य करने का, तो वो भी कार्य नहीं करेगा और उसको कहेगा कि हड़ताल कर रहे हैं। तो यह प्रावधान इनडायरेक्ट वर्कर को राइट टू स्ट्राइक प्रोवाइड करता है, देता है। मन किया तो काम करें, मन किया तो काम नहीं करें। तो आज पूरा कोई इंडस्ट्री में, कोई इंडस्ट्री का वर्कर है, मानिए कि देयर आर 2000 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री, किसी कारखाना में 2000 वर्कर एम्प्लॉयड है और उसमें से 1000 को मन किया कि आज काम नहीं करें, नहीं करेगा और कहेगा कि हम हड़ताल किए, आज ये डिमांड पूरा कीजिए तो हमारा कल से मन करेगा काम करने का। कल नहीं कीजिएगा तो परसों कर दीजिएगा तो परसों से मन करेगा। 4 दिन नहीं कीजिएगा, 4 दिन हमारा मन नहीं करेगा जब तक कि टिल द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्ट जो है श्रमिक को स्ट्राइक का व्यक्ति देता है, पर राइट देता है। दूसरा देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का संचय। तो संपत्ति का संचय कुछ लोगों के हाथ में नहीं हो, नहीं समझे? तो ये एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी का सिद्धांत। सोशलिस्ट इकोनॉमी के सिद्धांत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम की बात होता है। कैपिटलिस्ट में संभव है,
जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ संभव है कि जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, नहीं कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उसके पास इकोनॉमी क्या हो, एक्यूमुलेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट के रूप में एक्यूमुलेट हो जाए। तो गवर्नमेंट कही है कि ठीक है, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, हम एक्सेप्ट किए हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्टिक सिस्टम नहीं अपना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो कैसे हम माने भाई, कैसे, हाउ वी कैन प्रूव इट, कैसे हम इसको प्रमाणित करेंगे कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन हैंड्स को आप कैसे रोक रहे हैं। तो कहा कि देख लीजिए, बता देते हैं कैसे हम रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं, तो ये हमारा एक इनकम लेवल है, समझे, ये हमारा इनकम का लेवल है, इनकम का लेवल ए, L1 तक आप हैं, L1 तक आप हैं तो नो टैक्स, कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप प्लस यू कैन अवेल द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इसी को कहा गया BPL। नहीं समझे कि आप नो टैक्स के दायरा में हैं, आप प्लस बेनिफिट ले सकते हैं। लेवल 2 तक आया, L2 तक आया, कहा कि इसमें बेनिफिट तो नहीं ले सकते हैं, इतना जमा कीजिएगा तो इतना इनकम बच जाएगा, टैक्स बच जाएगा। नहीं समझे, तो आप देखते हैं ना कि ये इनको अपॉर्चुनिटी दिया, टैक्स सेविंग का अपॉर्चुनिटी भी दे दिया। समझे, टैक्स सेविंग का अपॉर्चुनिटी भी दे दिया। कितना इनकम है तो कोई बात नहीं है, आप इतना जमा कर दीजिए, FD कर दीजिए, आप PPF ले लीजिए, लोन का सूद ब्याज दे दीजिए और उससे उतना दिखा दीजिए, हम उतना माइनस कर देंगे। आपको टैक्स सेविंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। इतना इनकम ग्रुप, उसके ऊपर कहा ना टैक्सवा तो देना ही पड़ेगा। समझे, अब जितना ऊपर बढ़ते गए ये इंक्रीजिंग टैक्स की बात किया, 10%, 30% ऐसे बढ़ाते। नहीं समझे, यहाँ है तो 10%, वहाँ गया 30% टैक्स लगा, तो 30% जैसे टैक्स लगा क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गए। तो नीचे वाला को क्या कर रहा है, नीचे वाला को अपलिफ्ट, अपवर्ड डायरेक्शन के इनकम में ले जा रहा है, और ऊपर वाला के इनकम को डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रहा है। तो ये अपर इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के बीच के गैप को क्या कर रहा है, कम करेगा। तो इसके लिए अगर विस्तृत जानकारी लेना है तो इनकम टैक्स वाला से ले सकते हैं। समझे, इनकम टैक्स इसी पॉलिसी पर अपना कानून बनाया और इसी पॉलिसी पर चलता है। समझे, इसलिए कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट को भी हम फॉलो करते हैं, सोशलिस्ट को भी फॉलो करते हैं। नहीं तो हम लोग 100% सोशलिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। समझे, सोशलिस्टिक पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए हटाइए, अब अगला देखिए कि यह आ गया इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। हमारे देश में क्या होता था कि जेंडर के बेसिस पर मैक्सिमम जो है वो जेंडर के बेसिस पर इकोनॉमिक माने वेज में डिफरेंस रखा जाता था, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते थे। समझे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और जेंडर के बेसिस पर क्या होता था कि मेल को ज़्यादा और उसी काम के लिए फीमेल को कम, और फीमेल फोर्स होती थी कि काम को एक्सेप्ट कर लें, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा काम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने देश में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को पारित किया गया, और ये प्रॉब्लम केवल भारत का ही नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। समझे, पूरे विश्व में है, डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड
कहीं रेस के आधार पर है नहीं, कहीं कास्ट के आधार पर है, कहीं प्रोविंस के आधार पर है नहीं, तो इस तरह से अलग अलग, कहीं जेंडर के बेसिस पर है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे देश में कानून है। तो ये सर्टेन जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस आर्टिकल 39 में रखा गया है और इससे भी हमारे लेबर प्रोटेक्टेड है। अगला आर्टिकल 41 है, 41 है ना, है राइट टू वर्क, कार्य का अधिकार एवं लोक सहायता, कार्य का अधिकार एवं लोक सहायता। एवं लोक सहायता, ठीक है। अब यहाँ लोक सहायता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, समझे, लोक कल्याण को कहिए, लोक सहायता को कहिए, पब्लिक असिस्टेंस को। अब क्या है कि आप देखिएगा कंटीजेंसीज ऑफ लाइफ, कंटीजेंसीज ऑफ लाइफ होता है, जीवन की आकस्मिकता होती है। ये जीवन की आकस्मिकता 6 होती है, जो कि सामाजिक सुरक्षा में आप देखे होइएगा। यहाँ देखिए आकस्मिकता कौन होती है, बीमारी, मातृत्व, अपंगता, मृत्यु, बेरोजगारी और ओल्ड एज एंड ओल्ड एज। इस 6 है, इसको कहते हैं रिस्क और कंटीजेंसीज ऑफ लाइफ, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ, ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सिकनेस, अगर अमीर बीमार पड़े तो उसके पास उतना कैपेसिटी है, अपना महंगा ट्रीटमेंट करा लेगा, लेकिन अगर गरीब बीमार पड़े उसको पूरा संपत्ति बेचकर ट्रीटमेंट कराना होगा। तो वहाँ आजकल एक केंद्र सरकार भी आयुष्मान भारत यूज की, और जितने स्टेट गवर्नमेंट है हॉस्पिटल खोले हैं, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। मैटरनिटी है, तो अमीर के पास तो पैसा है, कोई बात नहीं है, गरीब है उसके लिए भी योजना सरकार चला दी है, उसको भी मातृत्व लाभ देती है, समझे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी है, ये सब है। डिसेबल्ड, तो 2 तरह का डिसेबल्ड होगा, एक होगा कि किसी एक्सीडेंट के कारण, अगर जॉब में है किसी एक्सीडेंट के कारण अपंग हो गया, एक होगा कि बाई बर्थ हैंडीकैप्ड हो गया। तो बाई बर्थ हो या एक्सीडेंटल हो उसके लिए भी योजनाएं हैं, समझे। एक तो यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, एक असिस्टेंस होता है और दूसरा एक और उसका रूप होता है जिसको कहते हैं इंश्योरेंस। असिस्टेंस एक दूसरा रूप होता है इंश्योरेंस। जैसे मनरेगा, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो जब एक्ट की बात आ जाए तो वो इंश्योरेंस कहलाएगा, और जब एक्ट नहीं रहे, स्कीम शब्द यूज हो तो उसको क्या कहेंगे, असिस्टेंस कहेंगे। तो जैसे आयुष्मान भारत योजना के अधिनियम, योजना, तो आयुष्मान भारत योजना है तो किस कैटेगरी में आएगा, असिस्टेंस, समझे। तो यहाँ पब्लिक असिस्टेंस कहता है। और अगर गवर्नमेंट जो है उतने कैपेबल है तो वो इंश्योरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। नहीं, अटल पेंशन योजना वो असिस्टेंस के फॉर्म में है, वो एक्ट के फॉर्म में नहीं है, समझे। तो इस तरह यहाँ पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है कि आप ये जब स्थिति है, सिकनेस है, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज, इस सब में आप आम जनता को क्या कीजिए, असिस्टेंस दीजिए। उसके बाद नेचुरल कलामिटी, समझे, नेचुरल कलामिटी एक होता है, प्राकृतिक प्रकोप,
तो जब नेचुरल क्लामिटी का इम्पैक्ट होता है तो वहाँ अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे किसी एरिया में बाढ़ आ जाए, समझे, तो अमीर का भी सारा चावल आटा सब बर्बाद हो जाएगा, उनको भी भोजन की किल्लत हो जाएगी, और गरीब को भी किल्लत हो जाएगी। तो गरीब को तो मांग के खाने का आदत है, और अमीर को तो चिकन बिरयानी खाने का आदत है, और उस समय क्या करेंगे, भूखे रहेंगे नहीं, तो उनको भी मांगे के पाव रोटी खाना पड़ेगा, अच्छी उरा खाना पड़ेगा। तो नेचुरल क्लामिटी ऐसे है, जब किसी भी एरिया में वो इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, तो वहाँ अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, समझे, असिस्टेंस फॉर ऑल की बात हो जाती है, सबको असिस्टेंस देंगे, समझे। तो वहाँ कोई अमीर गरीब के बीच में कोई डिफरेंस हम नहीं करेंगे। तो यहाँ ये आर्टिकल जो है हमको राइट टू वर्क देता है, और साथ में कहता है पब्लिक असिस्टेंस, वो डायरेक्ट करता है, समझे। तो स्टेट गवर्नमेंट को देखिएगा, पहले आगजनी होती थी बहुत ज़्यादा, उसके लिए गवर्नमेंट का तुरंत वीडियो पहुंच जाते थे, चिवड़ा, वस्त्र, थाली, कटोरा ले करके, समझे। उनके पास एक स्पेशल रिलीफ फंड होता है उस, समझे। बाढ़ में देखिएगा, बाढ़ में भूकंप, अर्थक्वेक आ जाता है, देखिएगा तुरंत वहाँ रिहेबिलिटेट कराने के लिए पहुँच जा रहा है। तो ये प्रावधान इस तरह, समझे। अब है कि मानिए पब्लिक असिस्टेंस की बात हो या इंश्योरेंस की बात हो, ये नॉर्मल इस कंडीशन में, तो सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिटेड कौन होता है, वर्कर। इसलिए कि उसका इनकम जो है वो लो